हेलो बच्चों, कक्षा अष्टम के बच्चों के लिए माह नवंबर मासिक मूल्यांकन मंथली असेसमेंट का प्रश्न पत्र जारी हो चुका है। आप यहाँ देख सकते हैं। इस प्रश्न पत्र में हिंदी, इंग्लिश, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और संस्कृत के प्रश्न दिए गए हैं और कुल पूर्णांक 60 है। और यहाँ पर जो निर्देश दिए गए हैं प्रत्येक बार की तरह आप इसे देख लेंगे। अब हम लोग आगे देखते हैं। तो बच्चों, सबसे पहले हिंदी का प्रश्न दिया गया है और यहाँ पर एक गद्यांश को दिया गया है जिसे आपको पढ़कर प्रश्न संख्या 1 और 2 के उत्तर लिखने हैं। तो आप इसे पढ़ लेंगे, हम लोग इसके उत्तर को देखते हैं। प्रश्न संख्या 1 में दिया गया है, चलती क्यों नहीं है जी, अभी चलेगी बस के बारे में यह किसका कथन है। और यहाँ विकल्प दिया गया है, ए डॉक्टर साहब का, बी लेखक के मित्र का, सी स्वयं लेखक का और डी बस कंपनी के हिस्सेदार का। तो इसमें जो सही विकल्प है आप देख सकते हैं, विकल्प डी। प्रश्न 2 में है, पूजा करने के योग्य वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा। तो बच्चों, इसका सही विकल्प होगा बी पूजनीय। केवल इसमें सभी जो है एक ही तरह का है, परंतु आप जो है हिज्जे पर ध्यान देंगे। यह बी नंबर जो है यह सही विकल्प है। आगे बच्चों, प्रश्न संख्या 3 को आप देख रहे हैं। इसमें दिया गया है, निम्नलिखित शब्दों में इक प्रत्यय लगाकर नए शब्द बनाइए। और यहाँ पर जैसे दिया गया है दिन, दिन में इक प्रत्यय जोड़ेंगे तो हो जाएगा दैनिक। और फिर दिया गया है इतिहास, इतिहास में इक प्रत्यय जोड़ेंगे तो हो जाएगा ऐतिहासिक। नीति, नीति में एक प्रत्यय जोड़ेंगे तो हो जाएगा नैतिक। आगे सप्ताह, सप्ताह में एक प्रत्यय जोड़ेंगे तो हो जाएगा साप्ताहिक। तो आप इसे लिख लेंगे। आगे बच्चों, प्रश्न संख्या 4 में दिया गया है, लेखक को लोगों ने शाम वाली बस से सफर न करने की सलाह क्यों दी। तो इसका उत्तर आप इस प्रकार से लिखेंगे, लेखक को लोगों ने शाम वाली बस से सफर न करने की सलाह क्यों दी। इसका उत्तर है, लेखक को लोगों ने शाम वाली बस से सफर न करने की सलाह इसलिए दी क्योंकि लोगों को बस की सच्चाई का पता था, अर्थात वे उसकी जर्जर दशा से परिचित। बस कब कहां खराब हो जाए कुछ कहना मुश्किल था, बस यात्री को गंतव्य तक ठीक से पहुंचा ही देगी यह कहना मुश्किल था। तो यह हो गया आपका प्रश्न संख्या 4 का उत्तर। आगे हम लोग प्रश्न 5 को देखेंगे। तो बच्चों, आप देख रहे हैं प्रश्न संख्या 5 और इसमें 4 नंबर दिया गया है निम्नलिखित पंक्तियों का अर्थ स्पष्ट कीजिए। तो आप इसे पढ़ लेंगे अच्छी तरह से और इसका उत्तर लिखेंगे। तो आइए देखते हैं इसका उत्तर हम लोग कैसे लिखेंगे। इसमें हम लोग लिखेंगे, प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक भाषा मंजरी में संकलित कविता राम का भारत को संदेश। एक बार फिर से, प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक भाषा मंजरी में संकलित कविता राम का भरत को संदेश से उद्धृत की गई है, जिसके कवि तुलसीदास हैं। श्री राम ने भरत के आग्रह पर अपना खड़ाऊ प्रेम पूर्वक उन्हें सौंप दिया। भरत ने खड़ाऊ को अपने माथे से लगा लिया। आगे लिखेंगे, भरत के लिए खड़ाऊ मानो उनकी प्रजा की रक्षा के लिए 2 पहरेदार के समान है। उनके प्रेम रूपी रत्न को सहेज कर रखने वाला सीप है। जाप करने के लिए राम नाम के 2 अक्षर है। रघुकुल की रक्षा करने के लिए 2 किवाड़ है तथा सेवा रूपी धर्म की राह दिखाने वाले 2 नेत्र हैं। आगे लिखेंगे, भरत खड़ाऊ के रूप में ऐसा सहारा पाकर बहुत आनंदित हुए। उन्हें महसूस हुआ जैसे श्री राम और सीता ही उनके साथ है। आगे हम लोग देखें। तो बच्चों, इसके बाद इंग्लिश के प्रश्न दिए गए हैं और इंग्लिश में पहला प्रश्न है, देयर वॉज ए हस अराउंड द ग्राउंड, व्हाट डज दिस लाइन सजेस्ट इन द पोएम व्हेन सचिन वॉक्स आउट टू बैट। तो इसमें जो विकल्प दिए गए हैं वो विकल्प हैं, ए इट इज़ नॉइजी अराउंड, बी इट इज़ साइलेंट ऑल अराउंड द ग्राउंड, सी द ग्राउंड इज सराउंडेड बाय क्राउड्स,
डी, देयर इज ए रस अराउंड द ग्राउंड। तो इसमें सही विकल्प है विकल्प बी, इट इज साइलेंट ऑल अराउंड द ग्राउंड। आगे क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हिच वर्ड मीन्स ब्लॉक्ड विथ थिक वेट मैटर। और इसमें विकल्प दिया गया है ए वेप्टेड, बी क्वेगेमार, सी वाटर लॉक्ड और डी क्लॉगेड। तो इसमें सही विकल्प होगा क्लॉगेड। आगे प्रश्न संख्या 3 दिया गया है, हाउ डज सचिन हिट द बॉल अकॉर्डिंग टू रस्किन बॉन्ड। तो इसका हम लोग उत्तर इस प्रकार से लिखेंगे। तो बच्चों देखें आंसर के 3 नंबर के प्रश्न में हम लोग लिखेंगे अकॉर्डिंग टू रस्किन बॉन्ड सचिन स्टेप्स आउट एंड गिव्स द बॉल ए हैंडसम क्लाउड। और आगे प्रश्न संख्या 4 देखेंगे। तो बच्चों 4 नंबर प्रश्न में दिया गया है, राइट द 2 रूल्स अमॉन्ग द रूल्स ऑफ न्यू रिलीजियन एज फ्रेम्ड बाय स्नेहा इन द चैप्टर ए न्यू रिलीजियन। तो इसका उत्तर हम लोग इस प्रकार से लिख, स्नेहा रूल्स फॉर न्यू रिलीजियन, नए जो धर्म है उसके लिए उन्होंने ये नियम बनाए। ए, द सन इज आवर फादर बिकॉज ही गिव्स अस एनर्जी। ये बिल्कुल ही सही बात है। सूरज जो है हमारे पिता समान है, कारण वह जो है हमें ऊर्जा देती है। बी, द अर्थ इज आवर मदर बिकॉज सी सस्टेन अस। पृथ्वी जो है हमारी माता है क्योंकि वे हमें धारण करती है। आगे प्रश्न संख्या 5 में है, 5 में दिया गया है, अरेंज द इवेंट्स इन करेक्ट ऑर्डर एज गिवन इन द पोएम व्हेन सचिन वर्क्स आउट टू बैट। और यहाँ पर जो दिया गया है ये सही जो है ऑर्डर में नहीं है, इन्हें सही ऑर्डर में आपको लिखना है। तो यहाँ पर जैसे दिया गया है 1 नंबर में, इन व्हाट एवर वे ए बॉलर बॉल्स, 2 सचिन कम्स इन टू बैट, 3 सचिन लुक्स अराउंड, 4 voices of the separators are loud, specters are loud, 5 number, he gives a little jerk, he focuses on the ball। और उसके बाद है सचिन स्टेप्स आउट टू हीट द बॉल। और अंत में है ही लुक्स एट द बॉलर नॉट विथ ट्रस्ट। तो इसको हम लोग इस प्रकार से सजाएंगे। तो बच्चों इसको हम लोग इस प्रकार से सजाएंगे, पहले लिखेंगे सचिन कम्स इन टू बैट, उसके बाद लिखेंगे सचिन लुक्स अराउंड, उसके बाद 3 नंबर में लिखेंगे वॉइसेस ऑफ स्पेक्टेटर्स आर लाउड, और उसके बाद लिखेंगे इन व्हाट एवर वे ए बॉलर बॉल्स, उसके बाद लिखेंगे ही लुक्स एट द बॉलर नॉट विथ ट्रस्ट, उसके बाद लिखेंगे 6 नंबर में ही फोकसेस ऑन द बॉल, 7 नंबर में लिखेंगे सचिन स्टेप्स आउट टू हीट द बॉल, और अंत में लिखेंगे ही गिव्स ए लिटिल जार्क। आगे प्रश्न है, तो बच्चों इसके बाद गणित के प्रश्न दिए गए हैं और प्रश्न संख्या 1 में दिया गया है, एक संख्या दिया गया है और इसके मध्य में x रखा गया है। उसके बाद लिखा गया है में x का उपयुक्त मान क्या होगा जिससे यह संख्या 3 से पूरी विभाजित हो जाए। कौन सी संख्या से? 3 से। तो आपको इसके लिए 3 से विभाज्य होने की शर्त जरूर याद होना चाहिए। आगे बच्चों इसमें विकल्प दिया गया है, ए में 2, बी में 5 और सी में 8। अगर आप इन सभी को x के जगह पर बैठाएंगे तो पाएंगे कि ये सभी जो है 3 से विभाजित हो जाती है। अतः इसका सही विकल्प होगा विकल्प डी, अर्थात तीनों। आगे बच्चों प्रश्न 2 में दिया गया है, संख्या ए बी सी के लिए कौन सही है, और यहाँ पर विकल्प है ए में a प्लस बी प्लस सी, बी में दिया गया है a प्लस 10b प्लस 100c, और सी में दिया गया है a प्लस बी बराबर c, और डी में दिया गया है 100a प्लस 10b प्लस c। यह जो है आपको जब आप संख्या लिखते हैं तो इससे आप पाते हैं कि ये जो ये शतक का घर है ये दहाई का है और इकाई का है।
तो इस तरह से इसे लिखा जा सकता है 100A + 10B + C। तो आगे बच्चों प्रश्न संख्या 3 में दिया गया है, प्रश्न संख्या 3 में दिया गया है 3xy + 3 + 2x और 4 + 4x - 3xy का योग कितना होगा। यानी कि हमें इन्हें जोड़ना है। तो इसे हम लोग कैसे करेंगे, हम लोग देखते हैं। तो बच्चों देखें, सबसे पहले इसे हम लोग इस प्रकार से लिखेंगे 3xy + 3 + 2x और फिर -3xy + 4 + 4x। अब देखें बच्चों, यहाँ पर +3xy है और यहाँ -3xy है। तो ये जब इस प्रकार से रहता है तो इसे हम लोग आसानी से ऐसे काट सकते हैं। तो ये कट जाएगा और फिर बच्चों यह जो है +3 और +4 को जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 7 और ये +2x और +4x है तो इसे जोड़ देंगे ये हो जाएगा +6x। आगे बच्चों 4 नंबर का प्रश्न है। 4 नंबर में दिया गया है 3t - 4 = 11 का हल कीजिए। तो ये बहुत ही आसान है बच्चों, इसका हल हम लोग इस प्रकार से करेंगे। अब देखिए बच्चों 3t - 4 = लिखेंगे 11। उसके बाद बच्चों 3t बराबर लिखेंगे, ये इस -4 को हम दाईं तरफ ले आएंगे तो ये +4 हो जाएगा और 11 और 4 को ऐड कर देंगे, इनकी जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 15। और बच्चों आगे इसको लिख सकते हैं 3t = 15 को t ये 15 के नीचे 3 आ जाएगा, इनकी डिवाइड हो जाएगा। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं। तो t = 15 को 3 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 5, यानी कि t बराबर हो गया 5। यही हमको निकालना था t का मान। आगे प्रश्न संख्या 5 में दिया गया है, प्रश्न संख्या 5 में है 3x³ y + 2x² y + 15xy को 3xy से भाग दीजिए। यानी कि इस संख्या को हमें इससे 3xy से भाग देना है। तो बच्चों इसे हम लोग इस प्रकार से करेंगे। देखिए बच्चों, यहाँ पर यह जो संख्या है बीच में लिखा गया है जिसे हमें भाग करना है और जिससे हमें भाग करना है उसे यहाँ पर लिखा गया है। और अब आप देखें कि 3xy को हम यहाँ पर जो है प्राप्त करना है सबसे पहले 3x³ y। तो इसके लिए हमें देखना होगा कि 3xy को हम किस संख्या से गुना करें कि हमें यह संख्या प्राप्त हो जाए। तो यहाँ पर x² से हमें पहले गुना करना होगा। आप देखें, यदि हम इसे x² से गुना करते हैं तो हमें प्राप्त होता है 3x³ y। तो इस प्रकार से हम इसे लिख सकते, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 3x² y और यहाँ माइनस का चिन्ह भी देंगे। तो ये जो है ऊपर प्लस है और नीचे माइनस है तो आप इसे काट सकते हैं। आगे का संख्या हम यहाँ पर उतारेंगे तो आगे है 2x² y। अब हमें देखना है कि 3xy को किस संख्या से गुना करें कि वह 2x² y हो जाए। तो यह जो है हम इस प्रकार से गुना करें। तो बच्चों देखें 3xy को 2/3 x से अगर हम गुना करते हैं तो हमें वह संख्या प्राप्त हो जाती है 2x² y। देखिए यहाँ पर 3 और यहाँ पर 3 ये दोनों कट गया और यहाँ पर जो बच गया वो है 2x² y। तो इसको हम लोग इस प्रकार, देखिए बच्चों यहाँ पर इस प्रकार से लिख देंगे। आगे बच्चों है ये भी प्लस और ऊपर प्लस है और नीचे माइनस है तो ये काट देंगे। तो यहाँ पर अगली संख्या को हम उतारेंगे जो है 15xy। अब देखेंगे 3xy को कौन सी संख्या से हम गुना करें कि 15xy हो जाएगा। तो यहाँ पर 5 से हम गुना करेंगे तो यह 15xy हो जाएगा और इसे हम इस प्रकार से प्लस और माइनस दोनों है, इसे हम काट सकते हैं। इसे काट देंगे तो हमें जो है ये अब जो भाग शेष है वो जो है शून्य प्राप्त होगा, कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। तो भागफल क्या हो गया, ये हो गया हमारा भागफल x² + 2/3x + 5। तो आगे प्रश्न देखेंगे। तो बच्चों आगे विज्ञान का प्रश्न दिया गया है जो इस प्रकार से है। प्रश्न संख्या 1 में दिया गया है वायु एवं जल कई कारणों से प्रदूषित हो रहे हैं। प्राकृतिक वातावरण में होने वाले ऐसे अवांछित एवं हानिकारक परिवर्तन को प्रदूषण कहते हैं। इसी प्रकार से हमारे परिवेश में अत्यधिक शोर किस प्रकार के समस्याओं का कारण बनता जा रहा है। और यहाँ पर बच्चों विकल्प दिया गया है, ए ध्वनि प्रदूषण, बी स्वास्थ्य संबंधी समस्या, सी बहरापन और सारे विकल्प सही है। तो बच्चों यहाँ पर जो भी विकल्प दिया गया है ध्वनि प्रदूषण, स्वास्थ्य संबंधी समस्या
और बहरेपन की बीमारी, ये सारे विकल्प सही है। अतः हम लोग विकल्प डी को सही करेंगे। आगे बच्चों प्रश्न 2 में दिया गया, तो बच्चों 2 में दिया गया है धुएं में ठोस और तरल दोनों प्रकार के कण पाए जाते हैं। औद्योगिक क्षेत्रों में विशेषकर जाड़े के दिनों में धूम कोहरा का निर्माण होता है और इससे दमा, खांसी, गले में घरघराहट महसूस होता है। धूम कोहरा का निर्माण किन कणों के मिश्रण से होता है? तो यहाँ पर जो विकल्प दिया गया है वह विकल्प है ए धुआं प्लस कोहरा, बी धूल प्लस धुआं, सी आग प्लस धुआं और डी कोहरा प्लस धूल। तो इसमें सही विकल्प विकल्प ए है, धुआं प्लस कोहरा। तो आगे बच्चों प्रश्न 3 में प्रश्न दिया गया है ओजोन परत में लगातार होने वाले क्षय के कारण मनुष्यों एवं वायुमंडल में किस प्रकार का प्रभाव पड़ता है? और तो हम लोग इसका जो है उत्तर इस प्रकार से तो बच्चों देखिए उसका उत्तर हम लोग इस प्रकार से लिखेंगे। ओजोन परत के क्षरण की वजह से सूरज से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणें पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश कर सकती है और पेड़ पौधों तथा जीव जंतुओं के लिए हानिकारक भी होती है। मानव शरीर में इन किरणों की वजह से त्वचा का कैंसर, श्वास रोग, अल्सर, मोतियाबिंद जैसी बीमारियां हो सकती है। तो बच्चों इसका आप स्क्रीनशॉट लेकर इसे जरूर लिख लें। आगे बच्चों प्रश्न संख्या 4 में दिया गया है 4 नंबर में दिया गया है संगमरमर का कैंसर किसे और क्यों कहते हैं? जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे देश में ताजमहल का निर्माण श्वेत संगमरमर से किया गया है, तो उसमें भी जो है वो उसका भी क्षय होता है, तो उसे संगमरमर का कैंसर कहते हैं जिसके कारण उसका क्षय होता है। तो कैसे होता है इसे हम लोग इस प्रकार से लिखेंगे। देखिए बच्चों इसे इस प्रकार से लिखेंगे, संगमरमर का कैंसर नाइट्रिक अम्ल अर्थात HNO3 या सल्फ्यूरिक अम्ल जिसे H2SO4 भी कहते हैं की क्रिया द्वारा मूर्तियों और इमारतों का क्षय होता है। यह अम्लीय वर्षा के कारण भी होता है। यह बारिश के कैल्शियम को घोलकर और कैल्शियम को घोलकर नमक बनाकर संगमरमर के स्मारकों को क्षय करती है। ताजमहल का पीलापन संगमरमर के कैंसर के उदाहरणों में से एक है। तो बच्चों इसका आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे और इसे भी आप लिख लेंगे और इसे याद कर लेंगे। आगे बच्चों प्रश्न है प्रश्न संख्या 5 में दिया गया है वर्ष 2000 में झारखंड राज्य के निर्माण के बाद से विभिन्न जिलों में वायु प्रदूषण का स्तर 10 गुना तक बढ़ गया है। क्यों? वायु प्रदूषण पर नियंत्रण करने से के 2 उपायों का वर्णन करें। तो बच्चों इसका उत्तर आप इस प्रकार से लिखेंगे। कभी मौसम के लिहाज से बेहतर शहर माना जाने वाला रांची इन दिनों प्रदूषण के कारण बदनाम हो चुका है। रांची में प्रदूषण अलार्मिंग लेवल तक पहुंच चुका है। अलार्मिंग लेवल अर्थात वह लेवल जहां पर पहुंचने से खतरा अनुभव होता है और इससे क्षति होना आरंभ हो जाती है। तो आगे जो बच्चों लिखा है झारखंड प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड के एक सर्वे के अनुसार राजधानी में हवा प्रदूषण पिछले 15 सालों में 10 गुना बढ़ा है। सिटी के आसपास इलाकों में जंगल लगातार कम होते जा रहे हैं। हर साल करीब 1 लाख नए लोगों के रहने के लिए मकान का भी निर्माण हो रहा है, इसलिए हरियाली भी घटती जा रही। उसके बाद लिखेंगे सिटी के पर्यावरण पर नज़र रखने वाले पुराने लोग बताते हैं कि 80 के दशक में मौसम इतना अच्छा हुआ करता था कि मेसरा जैसे इलाके में ठंड के मौसम में छतों पर रखा पानी बर्फ में तब्दील हो जाता था। आज चारों ओर कंक्रीट के जंगल नजर आते हैं अर्थात चारों तरफ जो है बड़े बड़े जो भवन का निर्माण हो चुका है। हर दिन हो रहे निर्माण के कारण प्रदूषण का लेवल बढ़ रहा है। तो इस प्रकार से इसे लिखने के बाद आपको आगे लिखना है वायु प्रदूषण पर नियंत्रण भी लिखना है। वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने हेतु निम्न उपाय करते हैं। पहले नंबर में लिखेंगे औद्योगिक संयंत्रों में फिल्टर आदि का प्रयोग, तो इससे भी वायु प्रदूषण कम होगा। 2 कारखानों को घनी आबादी से दूर स्थापित करना। और 3 नंबर में लिखेंगे गाँव में गोबर गैस संयंत्र का प्रयोग करना। आगे 4 नंबर में लिखेंगे कूड़े करकट को कंपोस्ट पीट पर में सड़ा देना। और 5 नंबर में लिखेंगे लेड रहित पेट्रोल का प्रयोग करना। और 6 नंबर में नगरों के आसपास
पेड़ पौधे लगाना। तो इन उपायों से हम लोग जो है प्रदूषण को, वायु प्रदूषण को कम कर सकते हैं। तो बच्चों अब हम लोग आगे का प्रश्न देखते हैं। आगे बच्चों सामाजिक विज्ञान का प्रश्न दिया गया है। इसमें दिया गया है प्रश्न 1 में हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम को कब मान्यता दी गई। तो इसमें जो सही विकल्प है वह है विकल्प बी 1856 ईस्वी को। प्रश्न 2 में दिया गया है निम्नलिखित भौगोलिक दशा किस फसल के लिए आदर्श है। और यहाँ दिया गया है आर्द्र नमी युक्त जलवायु, 24 डिग्री सेल्सियस तापमान, 60 से 100 सेंटीमीटर वर्षा, काली एवं जलोढ़ मिट्टी, 210 पाला रहित दिन, तेज चमकीली धूप। तो बच्चों यह जो है पटसन की खेती के लिए यह उपयुक्त है। तो विकल्प डी इसका सही विकल्प है। आगे प्रश्न है, तो बच्चों देखें यह प्रश्न जो है दिया गया है नीचे दिए गए विश्व के मानचित्र के अनुसार चावल उत्पादन के लिए प्रसिद्ध विश्व के 4 देशों के नाम को सही क्रम में मिलान करें। तो आप इस विकल्प डी को लिखेंगे। विकल्प डी में जो दिया गया है भारत, चीन, जापान और श्रीलंका, जो यहाँ पर दिखाया गया है। देखिए यहाँ पर ये चित्र में यह जो दिखाया गया है भारत, चीन, जापान और श्रीलंका, इसे आप लिखेंगे। आगे प्रश्न है, तो बच्चों हम लोग 4 नंबर का प्रश्न को देखते हैं। अपने क्षेत्र राज्य की प्रमुख फसलों कृषि के प्रकारों का वर्णन करें। तो यहाँ पर प्रमुख फसलों के नाम भी लिख सकते हैं और फसल के और कृषि के प्रकार को भी आपको लिखना है। तो हम लोग इसका उत्तर इस प्रकार से लिख, तो देखिए बच्चों इसको लिखेंगे झारखंड की प्रमुख फसलें इस प्रकार है। जैसे धान, यह राज्य की सर्वप्रमुख खाद्य फसल है। मक्का राज्य में उत्पादन की दृष्टि से इस फसल का दूसरा स्थान है। तीसरा गेहूं, यह राज्य का तीसरा प्रमुख फसल है। आगे बच्चों लिखेंगे गन्ना, यह राज्य का एक नगदी फसल है। जौ, यह भारत की प्राचीनतम फसल है। और महुआ, यह कम समय में तैयार होने वाली फसल है। आगे बच्चों लिखेंगे फसलों के प्रकार में हम लोग इस प्रकार से लिखेंगे फसलों के प्रकार। जैसे 1 नंबर में लिखेंगे खरीफ फसल, इसे हम लोग बरसाती फसल भी कहते हैं क्योंकि यह जो है बरसात के समय में उगाई जाने वाली फसल है, इसे ज़्यादा पानी की आवश्यकता होती है। 2 नंबर में है रबी फसल, यह जो है ठंडे मौसम में उगाया जाता है। और उसके बाद लिखेंगे जायद फसल जो खरीफ, बरसात और ठंडे मौसम के अतिरिक्त जब गर्मी का समय पड़ता है उस समय इसे उगाया जाने वाला यह फसल है। तो उसके बाद बच्चों हम लोग को लिखना है कृषि के प्रमुख प्रकार। तो इसमें हम लोग इस प्रकार से लिखेंगे। कृषि के प्रकार में हम लोग लिखेंगे 1 मिश्रित कृषि, एक ही खेत में 2 या 2 से अधिक फसलों को एक साथ उगाना मिश्रित कृषि कहलाता है। मिश्रित खेती, देखिए मिश्रित कृषि 1 नंबर में है, दूसरे नंबर मिश्रित खेती है। मिश्रित खेती क्या है? फसल उत्पादन के साथ साथ पशुपालन करना मिश्रित खेती कहलाता है। और उसके बाद लिखेंगे शिफ्टिंग खेती, यह क्या है? वनों को जलाकर उनके स्थान पर जगह बदल कर खेती करना शिफ्टिंग खेती कहलाता है। बच्चों आगे 5 नंबर का प्रश्न है। 5 नंबर में प्रश्न दिया गया है सामाजिक न्याय की अवधारणा से आप क्या समझते हैं? अपने क्षेत्र के सुविधा एवं वंचित वर्गों की उपेक्षा के 2 कारण बताइए। तो इसका उत्तर हम लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं। देखिए बच्चों यहाँ पर लिखेंगे सामाजिक न्याय किसी भी समाज की वह स्थिति है जिसमें समाज के सभी लोगों की न्यायोचित भागीदारी होती है। इनके बीच सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक किसी भी तरह का भेदभाव नहीं किया जाता है। भेदभाव होने से लोगों में असंतोष पैदा होता है जिससे अशांति उत्पन्न होती है। सामाजिक न्याय के अंतर्गत स्वतंत्रता एवं समानता सर्वप्रमुख तत्व है। तो इसे आप जो है लिख लें और इसे आप स्क्रीनशॉट भी लेकर रख सकते हैं। आगे बच्चों प्रश्न है 6 नंबर में प्रश्न दिया गया है प्राचीन काल में महिलाओं की सामाजिक स्थिति कैसी थी बताइए। तो बच्चों इसका उत्तर हम लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो देखिए बच्चों इस प्रकार से लिखेंगे प्राचीन काल में महिलाओं की सामाजिक स्थिति काफी बेहतर थी। हड़प्पा सभ्यता के काल में समाज मातृसत्तात्मक था। मातृसत्तात्मक अर्थात जहां पर माता का ही जो है अधिक महत्व होता है। ऋग्वैदिक काल में भी स्त्रियों की स्थिति सम्मानजनक थी। वे अपने पति के साथ यज्ञ कार्यों में सम्मिलित होती एवं दान दिया करती थी। पर्दा प्रथा का प्रचलन उस समय नहीं था। स्त्रियां भी शिक्षा ग्रहण करती थी। ऋग्वैदिक काल में यहाँ पर जो नाम दिया गया है ये ऋग्वैदिक काल की प्रमुख महिला थी लोपामुद्रा। उसके बाद है घोषणा, सिकता
अपाल जैसी विदुषी स्त्रियों का जिक्र मिलता है। विवाह न करने की स्थिति में यदि पुत्री पिता के घर में ही रहती है तो वह पिता की संपत्ति में हिस्सेदार होती थी। यानी कि यहाँ पर थी हम लोग लिखेंगे रहती थी। सामान्यतः समाज में एक पत्नी प्रथा का ही सामान्यतः समाज में एक पत्नी प्रथा का ही प्रचलन था, अर्थात दूसरी शादी नहीं होती थी। लेकिन उत्तर वैदिक काल आते आते, इसके बाद जब उत्तर वैदिक काल आया उस समय स्थिति बदल गई। आते आते अंतरवर्णीय विवाह, बहु विवाह, दहेज प्रथा आदि का प्रचलन हो गया। स्त्रियों की दशा ऋग्वैदिक काल की तुलना में अच्छी नहीं रह गई थी। तो बच्चों इसे आप नोट डाउन कर लेंगे और या स्क्रीनशॉट लेकर रखेंगे। तो बच्चों आगे हम लोग इस प्रश्न देखेंगे। तो बच्चों आगे हम लोग संस्कृत के प्रश्न को देख रहे हैं। इससे पहले बच्चों मैं कि आप अगर हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस चैनल पर आपको आगे भी इसी प्रकार के शैक्षणिक वीडियो प्राप्त होता रहे। तो बच्चों हम लोग देखें संस्कृत में क्या दिया गया है। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ भी हिंदी और अंग्रेजी की तरह ही एक गद्यांश दिया गया है। आप इसे अच्छी तरह से पढ़ लेंगे, उसके बाद इसके प्रश्नों के उत्तर लिखेंगे। तो बच्चों देखें कि 1 नंबर का प्रश्न है, मातृदेवी भव अत्र भव इति क्रियापदस्य कर्तृपद किम। और यहाँ पर इसका जो सही विकल्प होगा वो होगा विकल्प बी, नरा। उसके बाद प्रश्न 2 में दिया गया है, निकृष्ट इति पदस्य विलोम पदं किम। और इसका सही विकल्प है विकल्प बी, श्रेष्ठ। आगे प्रश्न है, पूर्ण वाक्येन उत्तरात्। इसे पूर्ण वाक्य में आपको उत्तर देना है और इसमें 3 नंबर दिया गया है। प्रश्न संख्या 3 में है, उपनिषद किम उपदिशन्ति। तो इसका उत्तर आप अपने जो गद्यांश दिया गया है उसी में से आप लिख सकते हैं। उसका उत्तर आप इस प्रकार लिखेंगे। तो बच्चों देखें यहाँ से यहाँ तक जो है, यहाँ तक आपको इसका उत्तर लिखना है, उपनिषद मातृदेवो भव पितृदेवो भव इति उपदिशन्ति। आगे 4 नंबर का प्रश्न है। 4 नंबर में दिया गया है, भारतीय संस्कृत्यां क्यों स्थानम श्रेष्ठतमम अस्ति। तो इसका उत्तर भी आप गद्यांश से ही लिख सकते हैं। बच्चों इसका उत्तर आप यहाँ से यहाँ तक लिखेंगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक आप लिखेंगे। इसमें क्या लिखना है बच्चों, इसमें लिखना है, मातरं पृथिव्या अपि श्रेष्ठा पितरं च आकाशातो अपि श्रेष्ठं। तो बच्चों इस प्रकार से माह नवंबर के दिए गए प्रश्नों का हल हम लोगों ने देखा। यदि आपको आज का यह वीडियो अच्छी लगी हो और उपयोगी लगी हो तो वीडियो को अवश्य ही लाइक करें। अगर आप पहली बार चैनल को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के बीच ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें ताकि सभी को इसका लाभ मिल सके। तो बच्चों वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।